सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज डेट है 12 जनवरी 2023 और द हिंदू के करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है। आज का लेसन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यूपीएससी प्री एग्जाम में एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कई बार 15-20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कई बार 10-12 क्वेश्चन श्योर होते हैं। तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन वैसे करंट अफेयर से जुड़े हुए ज़्यादा आते हैं। पहले एक समय था जब एनवायरनमेंट के स्टैटिक के क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन एनवायरनमेंट के स्टैटिक को भी आपको पढ़ना चाहिए, साथ में करंट अफेयर भी पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी जैसे द हिंदू से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रीलिम्स एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हमारी तैयारी का जो आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए, वो न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ न्यूज़पेपर को आपको यूज़ में लेना है, प्री में कहाँ काम आएगा, मेंस में कहाँ काम आएगा, आपके इंटरव्यू में भी न्यूज़पेपर का हमेशा एक बड़ा रोल होता है। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहना। मेरी हमेशा सलाह रहेगी कि आप यदि पढ़ सकते हो तो खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो न्यूज़पेपर की, बाकी ऐसे अच्छे वीडियो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जैसे अपनी वेबसाइट पर मैंने आज एमसीक्यू मॉक टेस्ट में इंग्लिश मीडियम के कुछ और जोड़े, वहाँ पे आप देख लेना। 11th की जो एनसीईआरटी इकोनॉमी और 11th की पॉलिटी। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि यूपीएससी में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, लेकिन उसके बाद में आपको चाहिए क्या? अच्छे एमसीक्यू चाहिए कि कैसे आप अपने आप को जज कर पाओगे कि आपने अच्छा पढ़ा है, नहीं पढ़ा। जैसे पॉलिटी है, उसके भी मैंने इंग्लिश, हिंदी दोनों में लॉन्च कर दिए हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाना और आराम से पीडीएफ डाउनलोड करना, ठीक है? आपका ये प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। बढ़ते हैं आगे। और पहला जो टॉपिक है, ये एक तितली के बारे में। अब आप सोचोगे यार तितली कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? ठीक है, देखेंगे कहाँ आते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो इसमें केरल में क्या है, एक सफ़ेद गुच्छेदार शाही तितली का नाम है इसमें, व्हाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई। एक रेयर स्पीशीज है, इसके बारे में बताया गया है। कहाँ पे? केरल कुन्नूर क्षेत्र में इसके बारे में ये पाई गई है। कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। अब देखो, कभी आपने एक बात सोची कि यूपीएससी प्रीलिम्स में, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन एनवायरनमेंट के क्यों आते हैं? अटपटे क्वेश्चन क्यों आते हैं? कभी तो कोई प्रजाति या कोई मतलब पेड़ पौधे की प्रजातियां या जीव जंतुओं की प्रजातियां पूछ ली जाती है। इतना कौन पढ़ता है? तो आपको ये याद होगा कि हमारी जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम है, उसके साथ में जो फॉरेस्ट एग्जाम है, ठीक है? तो फॉरेस्ट एग्जाम की प्रीलिम्स एग्जाम लगती है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए याद रखना, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए मतलब थोड़ा पढ़ते समय आपको ये चीज़ें पता होगी कि एनवायरनमेंट में कहाँ-कहाँ से कई बार क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी पूछते हैं, करंट अफेयर के भी बहुत ज़्यादा जो नई चीज़ आती है उनके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसके बारे में बताया गया है। और यदि हम तितली की बात करें भारत में, तो इसको यदि आप देखोगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अब देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है, ठीक है, 1972, या ये भी पता होना चाहिए। इसके 2-3 क्वेश्चन पहले भी प्रीलिम्स में कई बार आ चुके हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। साथ में इसकी कैटेगरी 6 शेड्यूल बनाई गई है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा-थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। वहाँ से भी प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी आगे देखने वाले हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आपकी जो तैयारी है ना, बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यदि ये वीडियो आप लगातार देख रहे हो, तो जीएस जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर फेस्ट है, यदि सीसेट आप अपने से तैयार करते हो, सीसेट को लेकर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं तैयारी करवा दूँगा। ठीक है, मैं नहीं करवाऊँगा आपको सीसेट की तैयारी, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपको करना पड़ेगा। उसमें कोई आपके पास विकल्प नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसमें। हाँ, पैसेज को लेकर मैं कुछ अच्छे पहले वीडियो बना चुका हूँ और भी बना दूँगा, पैसेज में करा दूँगा, ठीक है? लेकिन मैथ रीजनिंग को आप सँभालो, जीएस यहाँ से मैं आपकी मदद कर दूँगा और आप अपनी मदद खुद भी कर रहे हो, खुद भी काफ़ी अच्छी इस समय सेल्फ स्टडी कर रहे हो। जो भी कर सकते हो आप, है ना? अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ो, जो भी अपनी लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम होगी, एनवायरनमेंट की हो गई, इकोनॉमी, सब चीज़ें आप साथ लेके चलो। बाकी मैं इन वीडियो के माध्यम से आपका दोनों काम करवा दूँगा। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर में जो चीज़ें चर्चा में रहती है, वो भी मैं काफ़ी हद तक इन वीडियो के माध्यम से करवाऊँगा, ठीक है? तो इसमें बताया गया है कि ये कहाँ पे पाया गया, इसके बारे में भी हम देखेंगे। एक तो कौन-सा, यहाँ पे एक सेंदूरनी वन्यजीव अभयारण्य है। इसमें ये देखा गया है, उनके आस-पास में ये देखा गया है। अब देखो, आपको ये लगता होगा कि यार इतना डीप में क्यों पढ़ रहे हैं? अब यहाँ पे हम सेंदूरनी जो वन्यजीव अभयारण्य, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्यों जान रहे हैं? देखो, टॉपिक क्या था द हिंदू में? ये तितली को लेकर मतलब चर्चा में था, मामला तितली का था। कहाँ-कहाँ ये पाया गया है? तो इसमें 2-3 चीज़ें निकल गई अपने काम की। अब आपके तुरंत माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा कहाँ से? वन्यजीव अभयारण्य, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, यानी मैपिंग का, या कुछ यहाँ से कुछ न कुछ पूछ लेंगे। या तितली के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। 3 देखो, एक ही हेडिंग से 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट निकल रहे हैं, ठीक है? तीनों के भी क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसे यूपीएससी ने पूछा है। आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है? तभी मज़ा आएगा पढ़ने का कि यार ऐसे टॉपिक हमें मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो पहले तितली के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कब आया? 2017 प्रीलिम्स एग्जाम में आया हुआ है कि कुछ कारणों के कारण क्या हो रहा है, तितलियों की जाति जो स्पीशीज है, उनकी संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?
ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इससे क्या हो सकता है कि पौधों के जो परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आप ये जानते हो ना कि कीट पतंग, ये जी छोटे वाले जीव जंतु है, कैसे मतलब परागण में सहयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल सामान्य कॉमन सेंस, आप इसको आराम से कर सकते हो। अब इसमें कई से कहो कि संक्रमण बढ़ सकता है। अब ये हमें कभी पढ़ा ही नहीं, समझ में नहीं आया, बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, हमारे बारे में इसके बारे में नॉलेज नहीं। कॉमन सेंस क्या कहता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके कारण बरों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ठीक है, ये एक सप्लाई या इसको क्या कह सकते हैं हम, एक फूड जाल है या पारितंत्र, उसमें ये चीज़ें आपस में जुड़ी रहती है, तो इसमें भी संभावना है कि यहाँ सही होगा। तो आंसर क्या हो गया? 1 और 3। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का तरीका है। साथ में ये भी सीखोगे कि कैसे प्री के जो क्वेश्चन आते हैं, आपको कई बार नहीं आते हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी हम नज़दीक पहुँच सकते हैं कॉमन सेंस लगा के। थोड़ा-सा सोचोगे ना इसके बारे में तार्किक रूप से कि यार ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है, इसमें ऐसा होगा। बार-बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना घर पे बैठ के, तो देखना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले प्राथमिकता देना किसको? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पत्र है ना यूपीएससी के, एटलीस्ट 10 ईयर का तो देना ही देना, ठीक है। ज़्यादा समय हो तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 25, 28 साल, 95 के बाद में जितने क्वेश्चन आपके पास है, कोई एक अच्छा सा सॉल्व पेपर रखो, ठीक है। 10 ईयर वाले जो है, 2-4 दिनों में हम भी आपको प्रोवाइड कराएँगे। रोज़ बोलता हूँ कि कब आएगा, लेकिन वक़्त तो लगता है, अच्छी क्वालिटी चीज़ में वक़्त लगता है दोस्तों, ठीक है। वेट करो आप, और आपका सपोर्ट भी चाहिएगा, प्यार चाहिएगा। हमारी पहली ई-बुक आएगी, मतलब पहली ई-बुक मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी वाली, तो उसमें आपके बिना मतलब संभव नहीं है कि हम सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत दोस्तों तक उसको पहुँचानी है ताकि अच्छी तैयारी हो आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे कैसे हैंडल करना है। और इसमें जैसे हम अभी देख रहे थे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब देखो ये क्यों पढ़ा हमने अभी? जब टॉपिक में दिया हुआ था, न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे थे, उसमें क्या लिखा था कि जो बटरफ्लाई है, ये कौन-सी शेड्यूल में है? डब्ल्यूपीओ के शेड्यूल 2 में है। तो यहाँ से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पहले भी बना होगा, आगे भी बनेगा, ठीक है। तो ये हम कई बार ये देखो सोच भी नहीं पाते कि तितली यार कौन-सी कैटेगरी में होगी, आइडिया नहीं लगता है। लेकिन जब पढ़ते हैं ना, सही ढंग से पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि हाँ, ये शेड्यूल 2 में है इसकी, डब्ल्यूपीओ की, ठीक है। तो इसके बारे में आप जानते हैं, पढ़ना ज़रूरी था, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें 6 सूचियाँ हैं, 6 शेड्यूल्स बनाई गई है, अनुसूचियाँ जिनको बोलते हैं, 6 याद रखना, ठीक है। इनके बारे में अब जानने वाले हैं। इसमें याद रखना कौन-कौन से, इसमें जीव-जंतु और पेड़-पौधे याद रखना। कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसमें केवल जीव-जंतु है, केवल पेड़-पौधे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान रखना कि जीव-जंतु और पेड़-पौधे इसमें दोनों सूचियों में शामिल किए गए हैं। देखते हैं, जो पहली अनुसूची है, उसमें क्या है, आप देखो सिंपल सी बात है कि जब पहली अनुसूची पढ़ रहे हैं तो इसमें तो आप दिमाग में तुरंत आता है कि यार इसमें तो वो जीव आएँगे, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। टाइगर हो गया, ठीक है, जिनको नेशनल पार्क में इनमें काफ़ी ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया गया है। तो सही बात है कि इनमें बहुत सारे जो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ होते हैं, ठीक है। कभी-कभी हिंदी में अनुवाद गलत करता है, कभी-कभी इंडेंजर्ड को संकटग्रस्त लिखता है या कभी लुप्तप्राय लिखता है, तो ये थोड़ा-सा मुझे भी अटपटा सा लगता है, लेकिन इसीलिए इंडेंजर्ड याद रखना, ठीक है। अपने इंग्लिश वाले वर्ज़न देखो, जहाँ-जहाँ मुझे लगा कि थोड़ा-सा डाउट है तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, इसमें इंग्लिश वाला ही देखना। वहाँ पे यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कई बार कि हिंदी में इसको लुप्तप्राय लिख देंगे, ठीक है, जबकि इसका सही अर्थ क्या होता है, संकटग्रस्त होता है। तो अपने को इंग्लिश थोड़ा ध्यान रखना है, इसीलिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थी थोड़ा जागरूक हो जाना। 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें अनुवाद को लेकर कभी-कभी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो वहाँ पे तुरंत अपने को क्या करना है, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है? ये आपकी हैबिट करा दूँगा मैं। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे जीवों को शामिल करेंगे जो इंडेंजर्ड कैटेगरी को, जिनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है? सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसके तहत शामिल जो प्रजातियाँ हैं, उनको मतलब किसी भी प्रकार का उनका ना तो शिकार किया जा सकता, ना उनकी हत्या की जा सकती है, ना उनका व्यापार किया जा सकता है। उनको काफ़ी सुरक्षा प्रदान की गई है। और इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है। और इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है। देखो ये कीवर्ड है, ऐसे क्वेश्चन आएँगे वहाँ पे, आए हैं, दिखाऊँगा कैसे आए हैं, ठीक है। और इसमें कुछ अपवाद है कि जैसे कोई मतलब ऐसा जीव हो जो इस कैटेगरी में शामिल हो, लेकिन वो क्या बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि मानव जीवन के लिए खतरा बन जाए, या उसको कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हो, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसा किया जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी नॉर्मली ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन इनको दिया गया है। और कौन, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो ब्लैक बक हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, बहुत सारे जीव है जो इस कैटेगरी में आते हैं। पूरी लिस्ट देखने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल कॉमन सेंस से आप लगा लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें सेकंड जो सूची है, ठीक है, सेकंड सूची में क्या है, इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनका संरक्षण के लिए उस सुरक्षा प्रदान की जाती है जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध शामिल है। इसमें भी कुछ है, ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे प्रोटेक्शन कम होता चला जाएगा। पहली वाली सूची में प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कठोर कानून का प्रावधान है, ठीक है। और इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का भी पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में, ठीक है, वो सेम सूची लिखी है। और अनुसूची 2 के अंदर कौन-कौन से जीव शामिल है, यहाँ पे मकक है, बहुत सारे देखो, आप देख लेना, इनकी भी एक लंबी लिस्ट होती है, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार सूची 3 और 4 है, उसमें थोड़ा-सा आप देखना, धीरे-धीरे
इसमें कुछ प्रावधान कम हो जाएँगे। जानवरों की वे प्रजातियाँ जो संकटग्रस्त नहीं हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें क्या लिखा है, थोड़ा ये देखना कि थ्रेटन्ड लिखा हुआ है, ठीक है? अनुवाद देखो मैंने देखा है, ऐसे अनुवाद थोड़े से दिक्कत करते हैं हिंदी में, है ना? कई बार उनके सही शब्द नहीं निकल पाते हैं, तो अपने को चलना है कि ये क्या है, उतने मतलब संकटग्रस्त नहीं है। ऐसा मानो कि इतने ज़्यादा इंडेंजर नहीं है, ठीक है? थोड़े से उनको ज़्यादा संख्या में भी है, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली सुरक्षित प्रजातियाँ शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के दंड की पहली 2 अनुसूचियों की तुलना में कम है। ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं, ठीक है? और इसमें जैसे अनुसूचित 3 में कौन-सा है, इतना डीप में नहीं पूछेंगे कि अनुसूचित 3 में क्या है, 4th में क्या है, इतना डीप में कभी नहीं पूछेंगे। ऊपर से क्वेश्चन आएगा कॉमन सेंस का एक, ठीक है? और अनुसूचित 4th में 3 में ये जीव-जंतु शामिल है, ठीक है? और इसी प्रकार 5 ऐसा पूछ सकते हैं। 5वीं अनुसूची में ये है कि जैसे इनको जैसे चूहे हैं या मतलब इनको कह सकते हैं कौवे हैं, जो कि फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं या बीमारी फैलाते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, इनको नष्ट किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है। 5वीं कैटेगरी इस कैटेगरी में आती है, ठीक है? तो इसमें कई बार ऐसे जीव-जंतुओं को डाल दिया जाता है कि जो मतलब खतरा बन सकते हैं मानव के लिए या अन्य चीज़ों में, तो उनको फिर इनको नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें क्या इन जानवरों का शिकार किया जा सकता है, ये पॉइंट है 5वीं अनुसूची में। 1 से लेकर 4 तक थोड़ा काफ़ी प्रतिबंध है, उनमें शिकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 5वीं वाली में ऐसे इस सूची में डाल देंगे तो उनका शिकार किया जा सकता है। याद रखना, अनुसूची 6 इम्पोर्टेंट है पेड़-पौधों के लिए कि ये क्या कह रहा है कि यह पौधों की खेती को विनियमित करता है। उनके कब्जे, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंध करता है, ठीक है? और निर्दिष्ट पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल पिक्चर प्लांट या कई सारे ऐसे मेडिसिन प्लांट भी शायद इसमें आते हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा विनियमित करने की आवश्यकता है। शायद कुछ नशे वाले प्लांट ऐसे हो सकते हैं, मेडिसिन नशे ऐसे कुछ प्लांट आ सकते हैं इसमें, ठीक है? तो इस प्रकार 6 कैटेगरी हो गई, ठीक है? अब ये आप सोचोगे यार इतना क्यों पढ़ा है हमें? क्या मतलब इतना कौन याद रखेगा? जबकि बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन देखो एक बार 2020 में क्वेश्चन कैसा है? यूपीएससी प्री 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि किसी पौधे की विशेष जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की कौन-सी अनुसूची अनुसूची 6 में रखा जाए, तो इसका क्या तात्पर्य है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यही तो उसमें लिखा होता है कि इनको विनियमित किया जाता है, ठीक है? तो आसान आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो आपको ये 6 कैटेगरी आपको देखनी थी, आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये डब्ल्यूपीए वाला मैंने कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखे हैं, यहाँ पे सब क्वेश्चन तो नहीं लगा सकता, लेकिन आपको ये पता लगे कि आपकी दिशा क्या होनी चाहिए, ठीक है? अब आगे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। सेंदूरनी सेंडूरनी ऐसा नाम देखना, थोड़ा-सा नाम अलग हो सकता है शायद, लेकिन ठीक है सेंडूरनी या सेंदूरनी वन्यजीव अभयारण्य, ये हम क्यों देख रहे हैं? ये कहाँ से आ गया? तो पहले वाले टॉपिक पर दोबारा आते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? ठीक है, उसमें हमने देखा तितली, ये किस रीजन में पाई गई थी? यहाँ पे लिखा, देखो सेंडूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस क्षेत्र में ये देखी गई थी, ठीक है? तो पढ़ना ज़रूरी है, मैपिंग करना ज़रूरी है। देखते हैं, अब आप ये सोचोगे थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि सेंदूरनी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? और आपको ये बोलूँ कि सेंडूरनी का क्वेश्चन पहले आ चुका है, कैसे आ चुका है? घुमा के आ चुका है। तो सब चीज़ें डिटेल में थोड़ी पता होगी तो आप आराम से इनको कर लोगे। तो ये कहाँ पे? पश्चिमी घाट, ठीक है? इसकी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन आपने देखा होगा पश्चिमी घाट, पूरी घाट तो देखे होंगे। तो ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में भारत में संरक्षित क्षेत्र है, कहाँ पे? केरल के कोल्लम जिले में। और ये किसका पार्ट है? ये देखो, अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इसका मतलब क्वेश्चन किसका आ चुका है पहले? अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट ये क्वेश्चन आ चुका है अगस्त्यमलई वाला। अच्छा इसका एक मज़ा आएगा, इस क्वेश्चन को जब हैंडल करेंगे ना अपन, देखना केवल आपको इतना ही पता होता कि सेंडूरनी के बारे में पता होता और वहाँ पे 10-20 दे रखे हैं अभयारण्य, उनके बारे में नहीं पता होता, तो भी आपका क्वेश्चन बन जाता। इसका मतलब यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, आप देख रहे हो ना? ये तो सत्य है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी के पेपर बनाते हैं एग्जामिनर है ना, वो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते होंगे। इतना तो मैं कह सकता हूँ दाव के साथ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई बार जब हम उनका आंसर देखते हैं ना, जैसे यूपीएससी प्री की एग्जाम लगती है, कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका कहीं लिंक नहीं मिलता है, फिर सर्च करते हैं तो उनका मिलता है कि द हिंदू में अब आया था, इंडियन एक्सप्रेस में कब आया था। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, तभी मुझे लगता है कि यूपीएससी प्री में ऐसा मानते हैं कि द हिंदू को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। द हिंदू को प्री के लिए बहुत लोग फॉलो करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि 90% लोग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए द हिंदू को फॉलो करते हैं और मेंस एग्जाम के लिए इंडियन एक्सप्रेस को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि मेंस के एग्जाम के हिसाब से जो अच्छे आर्टिकल एडिटोरियल आते हैं ना, वो इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं। तो मैं दोनों कवर करता हूँ। मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस में कुछ आर्टिकल आए जो अपनी मेंस के एग्जाम में काम आ सकता है, तो इनको मैं कवर जरूर करता हूँ, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है सेंदूरनी के बारे में। इसकी लोकेशन आप देख लो कहाँ पे, देखो यहीं पे है। देखो अगस्त्यमलई जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे? दोनों राज्यों में, केरल में और तमिलनाडु में, ठीक है? और सेंदूरनी उसका पार्ट है। तो केरल में है कहाँ पे? सेंदूरनी वन्यजीव अभयारण्य केरल में। इसको ध्यान रखना लोकेशन को, ठीक है? अब ये है अगस्त्यमलई संरक्षित जीव मंडल। अब ये पूछोगे ये क्यों पूछ लिया? क्योंकि लिंक था उसके साथ में, ठीक है? तो इसका आप लोकेशन देख लो, अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन देख लो और इसमें कौन-कौन से शामिल है, यहाँ पे लिखा हुआ सेंदूरनी, पेप्पारा, नेर और कलक्कड़, ठीक है? ऐसे बहुत सारे इसमें शामिल है।
अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा आया था और कब आया था। लेटेस्ट आया हुआ है 2019 के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त्यमलई रिजर्व अगस्त्यमलई बायोस्फीयर में आते हैं। अब देखो, अपने को सेंदूरनी को पकड़ो। यहाँ पे सेंदूरनी जो है ना, अभी पढ़ा हमने, ये सेंदूरनी क्या है, ठीक है, ये पकड़ा। इसमें और कहीं भी है क्या, कहीं दिख रहा है कोई? ढूंढने से भी मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन केवल इसको पढ़ते ही हो गया। अब इनके बारे में आपको पता है या नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका आंसर देखो, ये निकल के आ गया। ये होता है आपकी पढ़ाई का तरीका, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताओ कि आप सही दिशा में हो, ठीक है। लेकिन यार आप लोग करते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो। अपने सब्सक्राइबर वो के वो पड़े हैं, कोई खास पढ़ते नहीं है। जबकि फालतू के जो यूट्यूब चैनल देखते हो, जिनका कोई आपका कहीं भी महत्व नहीं जीवन से है ना, उनके 10-10 लाख 15-15 लाख सब्सक्राइबर है। यार अपनी कम्युनिटी बढ़ेगी तो आप जानते हो ना कंटेंट का कितना अच्छा बढ़ेगा। और आप चिंता मत करना यार, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, इतनी शिद्दत के साथ हमेशा पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। आइज बन जाएंगे नहीं बनेंगे वो तो बात की बातें हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाता रहूंगा, मेरा ये पैशन है, ठीक है। मैं यूपीसी इंटरव्यू में भी अपना टीचिंग हॉबी बढ़ता हूँ, कभी आपको दिखाऊंगा डेप में कि मैं टीचिंग हॉबी बढ़ता हूँ उसमें। तो ये तो मुझे मजा आता है पढ़ाना। तो लेकिन साथ चाहिए आपका यार, प्यार चाहिए। मैं कई बार कितना चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ सब्सक्राइब कराओ सब्सक्राइब कराओ। देखो अपने चैनल पे लगभग अपने 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हम लोग हो चुके हैं। यदि आप में से 5-5 एस्पिरेंट को भी सब्सक्राइब कराओगे तो हम 2 दिन में पहुंच जाए, लेकिन करवाते नहीं है, पता नहीं जिम्मेदारी नहीं लेते। जितनी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, उतनी मेहनत कर रहा हूँ, उनमें दिन दिन पूरा दिन लग जाता है कभी कभी, है ना। अभी तो हालात ये हैं कि इतनी जिम्मेदारियां एक साथ में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वीडियो बन रहे हैं। अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ में, वो चलो पर्सनल मैटर बता नहीं सकता, अभी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये देखो कि आपकी मुझे मदद सही है, अपने चैनल को आगे बढ़ाओ। यदि आप ईमानदारी से मुझे प्यार करते हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, तो अपने आस-पास वाले सबके मोबाइल पकड़-पकड़ के सब्सक्राइब रहो, यूपीसी वालों का, यूपीपीसी से या जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है? इतनी मदद तो आपसे मुझे चाहिए, इतनी तो उम्मीद मैं करता हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इस देखो, इस टॉपिक के छोटा-सा टॉपिक था तितली का, इसमें हमने 3-4 टॉपिक को कवर किया और मैंने आपको दिखाया कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ये अच्छा है, अच्छा लगा इसको पढ़ के, क्योंकि ये बेपोर नाव ये द हिंदू में 3 बार आ चुका है। अब देखो द हिंदू में 2-3 बार आ चुका है। एग्जामिनर की इस पे नज़र पड़ गई, उनको अच्छा लगा कि यार ये तो मुझे शामिल करना चाहिए एग्जाम में, आर्ट एंड कल्चर में ये काम का है, ठीक है, तो देखना है इसको। तो स्वदेश दर्शन जो प्रोजेक्ट हमारा एक भारत सरकार की स्कीम है, योजना है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपने पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दे रहे हैं, काफ़ी उनको डेवलपमेंट उनका कर रहे हैं, कई सारी योजनाओं को उनके साथ जोड़ रहे हैं। तो ये तो मेंस के एग्जाम में भी आ सकता है, मेंस की जीएस फेस्ट एग्जाम में, आर्ट एंड कल्चर में आ सकता है। आर्ट एंड कल्चर में ये टॉपिक मेंस के एग्जाम में भी आ सकता है, आपके पास अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए। कभी-कभी आप कोई ऐसे राइटिंग करते हो, उसमें भी आपको कभी-कभी इनकी नीड पड़ती है गवर्नमेंट स्कीम की, तो आप बता सकते हो कि कैसे हम स्वदेश दर्शन के माध्यम से अ, अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कई सारी चीजें आप जोड़ रहे हो, हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। तो इसको आप ऐसे में एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। जीएस में कहीं भी एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपनी चीजें दोनों जगह काम आएगी, प्री मेंस दोनों में आपको मैं बताता चलूंगा साथ में। तो इसमें क्या बताया गया कि केरल पर्यटन विभाग के द्वारा दर्शन परियोजना के लिए केंद्र सरकार को सौंपी जाने वाली विस्तृत परियोजना, डीपीआर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया कि मतलब उनके कुछ क्षेत्र है, यहाँ पे बेपोर है, इनको शामिल किया गया है। और बेपोर इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जैसे ये नाव आपको दिखाई दे रही होगी, ये बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके से बनाई जाती है। ये पर्यटन का एक बड़ा क्षेत्र है, लोगों को रोजगार मिलता है, जो हमारी परंपरागत कला है उसको संरक्षण करने में योगदान मिलता है, इसके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपने देखा होगा केरल में किस प्रकार जो वाटर स्पोर्ट्स होता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसको लेकर इस चर्चा में है, ठीक है। बेपोर नाव के बारे में और जान लेंगे। और अब जैसे मामला तो बेपोर नाव का था, लेकिन अब अपने काम के क्या है, स्वदेश दर्शन योजना आपको पता होनी चाहिए, स्कीम क्या है, इसमें कौन किस मंत्रालय की है, कब शुरू की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बेपोर और यहाँ पे कुमारकुम केरल से के इस परियोजना में 2 पर्यटन स्थलों को इसमें शामिल किया गया। इस परियोजना में जो सेकंड चरण है उसमें शामिल किया गया है। और बेपोर के बारे में थोड़ा देखें तो ऐतिहासिक रूप से ये बंदरगाह शहर रहा है, ऐतिहासिक इसका महत्व रहा है। साथ में उरू के लिए भी ये काफ़ी, मतलब उरू जो नाव है, अभी देखा हमने, उरू के लिए इसकी वैश्विक ख्याति और सुंदर मतलब समुद्री तट को ध्यान में रखते हुए कथित तौर पर परियोजना में शामिल किया गया है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। तो अभी हम देख रहे थे बेपोर नाव, ठीक है, इसको उरू भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। आप कभी-कभी कन्फ्यूज़ मत होना इस चीज़ को लेकर। तो इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक, नॉर्मली पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मैं थोड़ा मैप कर लेना और गूगल कर लेना इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे शामिल कर रहा था लेकिन भूल गया मैप लगाना, तो आप थोड़ा-सा ये देख लेना बेपोर कहाँ पे केरल में, ये आप लोकेशन देख लेना।
तो अब जानते हैं स्वदेश दर्शन परियोजना के बारे में पूरी डिटेल। ये किस मंत्रालय की है? पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की। ये काम आ सकता है, कब शुरू की थी? 2014-15 में शुरू की गई थी। और जो पर्यटन सर्किट है उनको उनके विकास के लिए, ठीक है, उनको जोड़ने, उनके विकास के लिए इसमें शुरू किया गया था। इसमें क्या होगा? डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा, उनके आस-पास के जो लोग रहते हैं उनके विकास की बात की गई है। और इनको मतलब सही बात ये है कि कैसे हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उन चीज़ों में ये चीज़ें काम आने वाली है। साथ में इसमें क्या है कि जो मंत्रालय केंद्र सरकार का, ये क्या करेगा? बुनियादी ढांचे, इनके विकास के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या देगा? केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और इन योजनाओं के साथ क्या शामिल किया गया है? स्वच्छ भारत अभियान है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया जैसी अन्य योजनाओं को भी आपस में जोड़ा गया है, ताकि सब चीज़ें एक साथ कर सकें, ठीक है? क्योंकि आप भी जानते हो कोई भी पर्यटन स्थल होता है, वहाँ पे स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, वहाँ पे टॉयलेट होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें दी गई है। स्किल इंडिया से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेक इन इंडिया मतलब हम बहुत सारी, आप भी जानते हो कोई भी मंदिर है, कोई भी पर्यटन स्थल है, उससे कैसे लोग जुड़े रहते हैं, कैसे छोटे-छोटे कलाकार होते हैं, या मतलब जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, खिलौने या बहुत सारी मूर्तियाँ, कपड़े, इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ा गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जीडीपी के लिए। तो ऐसे करके क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्ज़ाम में स्टेटमेंट वाइज़ बन सकते हैं। आप आराम से इंग्लिश मीडियम में भी स्लाइड पढ़ना, और थोड़ा-सा इसके बारे में जो बेपोर ऊरू नाव उसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? ये बेपोर केरल में कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकारी की गई एक लकड़ी की जहाज मतलब नौकायान है, ठीक है? इसमें आधुनिक तकनीक इसमें बिना किसी आधुनिक तकनीक के बनाते हैं, यानी ये लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, और इसको बनाने में 1 से 4 साल लगते हैं, ठीक है? प्रक्रिया पूरी मैनुअल है, और इसमें उरु बनाने में कई कारीगर 50 से 70 साल से अधिक उम्र के होते हैं, क्योंकि ये कला काफ़ी पुरानी है, इसमें काफ़ी पारंगत होना चाहिए, एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। तो इसके बारे में भी तो आप डिटेल जान लो, क्योंकि इसको जो हमारा ज्योग्राफिकल क्या इंडिकेशन है, जो भौगोलिक संकेतक है, उसमें भी इसको अप्लाई किया गया है इसके लिए। जीआई टैग लेने के लिए इसको अप्लाई किया गया है, तो ये वैसे भी चर्चा में था। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल है, और पहली शताब्दी के बाद से बेपोर दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक प्रसिद्ध समुद्री केंद्र रहा है। ये हमने पहले भी देखा था, हिस्टोरिकल पैलेस भी है, ठीक है? और ये केरल के व्यापारिक समुद्र और खाड़ी देशों के साथ दोस्ती का भी प्रतीक है। तो काफ़ी इसमें काफ़ी डिटेल दी गई है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चर्चा में रहा है कि जो अभी हाल ही में क्या हुआ, यहाँ पे एशियन वाटर बर्ड जो सेंसस है, जनगणना जो है, इनकी गणना हो रही है, उसमें ये चर्चा में आया था कि भारतीय जो स्कीमर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे स्कीमर्स ही है, इनकी पक्षियों की आप देखना, कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सी पक्षी है या नहीं है, तो पता होना चाहिए स्कीमर्स क्या है, बर्ड है, ठीक है? और इनकी आयुष्मान रेड जो कैटेगरी लिस्ट कौन सी है, इंडेंजर्ड है, ठीक है, इंडेंजर्ड है। और ये कहाँ पाए गए हैं? विशेषकर जैसे आंध्र प्रदेश में गोदावरी का जो मुहाना है, गोदावरी बेसिन है, उसके आसपास पाए गए हैं। हाल ही में इनको काफ़ी इनका एक सुरक्षित हैबिटाट यहाँ पे देखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे जब सुरक्षित हैबिटाट की बात करें, नदियों की चर्चा हो रही है, जैसे गोदावरी नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एशियन जो वाटर बर्ड सेंसस, इसके बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे, और अच्छे क खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो ये कौन-सा रीजन है, यहाँ पे कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जहाँ पर ये पक्षी देखे गए हैं, ठीक है? अब देखो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और इस जनगणना के दौरान अब तक लगभग इसमें देखा गया था कि उन्होंने कुछ टैग किए थे पक्षियों को, भारतीय स्किमर्स को, जो कहाँ-कहाँ पाए गए थे, महानदी क्षेत्र है या चंबल क्षेत्र है, वहाँ पे भी ये पाए गए हैं, गोदावरी क्षेत्र में पाए गए हैं। आगे थोड़ी-सी और डिटेल जानते हैं इसके बारे में, ठीक है? भारतीय स्किमर का इसका नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? इंडियन सीजर्स बिल है इसका नाम है, ठीक है? और इसके अलावा भारतीय स्कीमर भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मोहनों में पाए जाते हैं, विशेषकर सर्दियों में विशाल क्षेत्र में ये फैल जाते हैं, और इस प्रजाति को मध्य भारत में चंबल नदी के आसपास, उड़ीसा के कुछ हिस्सों या आंध्र प्रदेश में देखा गया है। कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा स्कीमर्स के बारे में कि भारत में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, तो कुछ लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य की जब चर्चा चल रही है कि यहाँ पे स्कीमर्स पाए गए हैं, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? मैप। मैप देखो, यहाँ पे देखो गोदावरी नदी बेसिन है, याद रखना गोदावरी नदी बेसिन है यहाँ पे, इसमें से कोरिंगा नदी भी बहती है। कोरिंगा है, गोदावरी है, ठीक है, ये नदियाँ यहाँ से बहती है, याद रखना। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस नदी के बेसिन में कौन-सा अभयारण्य, कौन-सा नेशनल पार्क है, तो ये काम आएगा, और ये यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी है, याद रखना। ये जो रीजन है इस बेल्ट में गोदावरी वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पे काफ़ी मतलब पानी रहता है, दलदली क्षेत्र है, वेटलैंड है, तो यहाँ पे मैंग्रोव वन भी है, और काफ़ी विदेशी जो प्रवासी पक्षी मान सकते हैं, इनमें यहाँ पे आते हैं, ठीक है? तो इसमें इसको क्यों कब बनाया गया था? 1978 की बात है, जिसमें खारे पानी के जो मगरमच्छ है, देखो यहाँ पे ये पाए जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, खारे पानी के मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पे उनका हैबिटाट है? ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे क्या है? ओलिव रिडले कछुए हैं, भारतीय ऊदबिलाव है। इनके आप देखना यहाँ पे इंग्लिश भी सब लिखे ओलिव रिडले, ठीक है? ये सब इंग्लिश भी साथ में लिखी हुई है।
तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य इसमें हम देखते हैं यहाँ पे प्रवासी पक्षियों की लगभग 120 प्रजातियाँ प्रजनन करने और अपने घोंसले बनाने के लिए यहाँ पे आती हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो एशियाई जल पक्षी अभी गणना हो रही है, ठीक है? गणना तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए आपको कि ये क्या होता है कि प्रत्येक जनवरी माह में ऐसा होता है कि एशिया और जो प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड जो क्षेत्र है, न्यू गिनी, इन पड़ोसी द्वीपों में सब मिलकर ऐसा होता है कि वहाँ पे काफ़ी लोग इनके साथ जुड़ते हैं और आर्द्रभूमि या इनकी काफ़ी जो बर्ड वाले क्षेत्र है, वहाँ पे इनकी गिनती करते हैं। ये नागरिक विज्ञान कार्यक्रम विश्व भर में आर्द्रभूमि और जल पक्षी के संरक्षण और प्रबंधन का समर्थन करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा भी चलाए जा रहे इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस में जो एशियन जो वाटर बर्ड सेंसस है को वैश्विक वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है। याद रखना ये फैक्ट ऐसा बन सकता है, इसको थोड़ा पढ़ लेना एक बार और, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे आए? देखो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट और सिंपल आते हैं। 2018 की बात है, कितना सिंपल क्वेश्चन आया कि पाखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? देखो हम पढ़ रहे थे कोरिंगा, शायद कोरिंगा भी कहीं न कहीं आया होगा, किसी न किसी ऑप्शन में पक्का आया होगा, मुझे मिला नहीं, हालाँकि आप बताना मिला हो तो कमेंट करके, ठीक है? तो पाखुई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप क्या करोगे कमेंट करके इसमें अपना आंसर बताओगे। क्वेश्चन कमेंट में क्या लिखोगे 94 का अपना आंसर बताना। 2018 का 94 क्वेश्चन है, उसमें पाखुई वन्यजीव अभयारण्य सिंपल आया है। एक और क्वेश्चन नदी के बारे में है, जैसे गोदावरी पढ़ रहे हैं, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी हासिल करो। पूरा मैप बनाओ, गोदावरी कहाँ है, उसकी कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन-कौन से उसमें नेशनल पार्क है, उस बेसिन में क्या-क्या चीज़ आती है, ठीक है? तो इसका आंसर भी 36 का आंसर भी आप बताओगे। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट में बताना। दोनों क्वेश्चन कमेंट बताना। होमवर्क आज आपका है गोदावरी नदी, ठीक है? देखो सीरियस बात कर रहा हूँ, यदि आप में से बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो, आपको इस साल आईएएस बनना ही है, निकालनी है एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन पर, तो ये होमवर्क कर लेना। नहीं करते तो एग्ज़ाम में जाके चौंकोगे, यार ये तो हमें पता ही था, होमवर्क के रूप में हमने किया नहीं, नहीं किया तो प्री फेल हो गए। ऐसा ही होता है, एक-एक मार्क्स की लड़ाई होती है, ठीक है? एक बार मुझे भी याद है जब मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स से मेरा रुक गया था, ठीक है? एक-एक मार्क्स की लड़ाई है, तो सीरियस हो जाओ थोड़ा-सा ना। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हो और साथ में ये जो नोट्स हैं, द हिंदू के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम से जुटाइए, बहुत शानदार है। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आराम से डाउनलोड कर लो और ठीक है, अच्छे खासे मैं नोट्स आपको फ्री में दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फ्री वाले की थोड़ी बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू कम करते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जैसे वेबसाइट की हमने चर्चा की थी शुरू में, अपनी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप सपोर्ट कर सकते हो हमें, ठीक है? धन्यवाद।